हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम्स 6.1 टू 6.4 तक का सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं, जो कि इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। क्वेश्चन 6.1, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इन ईच केस। पार्ट ए इज वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। किसी आदमी के द्वारा किसी बकेट को, बाल्टी को वेल कुआं के अंदर से रोप के हेल्प से, रस्सी की सहायता से बाहर निकालने में वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा इसलिए कि जो फोर्स बकेट पर एक्ट कर रहा है वह भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तथा बकेट का मूवमेंट भी अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो दोनों ऊपर की ओर, मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन तथा बकेट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसलिए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स is W is equal to Fs into cos 0 degree, that is Fs into cos 0 degree is equal to 1, that is plus Fs, that is positive work done. This is answer of the work, this problem, this part, that is part A of this problem 6.1. Now part B is work done by gravitational force in above case. अब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पार्ट ए में जो सिचुएशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पार्ट ए का सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा यह मालूम करना है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो बकेट पर एक्ट करेगा उसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन बकेट को चूँकि रोप के हेल्प से आउट ऑफ द वेल माने कुएं से बाहर लाना है, तो बकेट का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट पर उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है। देयरफॉर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेकन आउट द बकेट फ्रॉम द वेल इज W is equal to Fs into cos 180 degree, and cos 180 degree is equal to -1. So it is minus F into S, that is negative work done. That is negative work done. This is the answer of this part, that is part B of this question number 6.1. Now part C is work done by friction on a body sliding down an inclined plane. किसी inclined plane पर, किसी नर समतल पर झुका हुआ तल हॉरिजॉन्टल से, उसको इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। तो इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स काम करेगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, देयरफॉर एंगल बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स तथा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ओवर द इंक्लाइन along the incline is 180 degree. So work done by the frictional force is W is equal to Fk is the frictional force multiplied by S into cos 180 degree, and cos 180 degree is equal to -1, that is Fk into S, and cos 180 -1, that is minus
एफ के इंटू एस, दैट इज निगेटिव वर्क डन, negative work done. Here Fk is equal to mu k into n, and normal reaction in case of an inclined plane balances the vertical component, one of the component of the weight, that is vertical component of the weight, mg cos theta. So Fk is equal to mu k into n, that is mu k into mg cos theta. Frictional force in case of a body moving on an inclined plane is Fk equals to mu k into mg cos theta. So work done is negative in this case. Now part D of this question number 6.1. Work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane or a rough horizontal surface with uniform velocity. तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी बॉडी को मूव करने में अप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है. तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयरफॉर वर्क डन इज एफ एस इंटू कॉस जीरो, दैट इज प्लस एफ एस. सो वर्क डन इज पॉजिटिव. सो इन दिस केस work done is positive. Work done by the applied force on a body to move it on a rough horizontal plane with uniform velocity is positive. W is equal to positive. Positive work done. And finally, part E of this question number 6.1. Work done by the resistive force of air on a vibrating pendulum in bringing it to rest. तो एयर का रेजिस्टेंस द्वारा किसी सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको रेस्ट में लाने के लिए वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. तो एयर रेजिस्टेंस वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम को के मोशन का अपोज करेगा. तो दोनों का डायरेक्शन, मतलब एयर रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा. देयरफॉर वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट इज दिस इज निगेटिव. सो वर्क डन इज निगेटिव. Negative work done by the air resistance or resistive force of air acting on a simple pendulum to bring it in rest. Direction of air resistance, that is resistive force of air, and displacement of the pendulum is opposite to each other. Theta is equal to 180. So negative work done. Now question number 6.2. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton as shown in the figure on a table with coefficient of kinetic friction mu k is equal to 0.1. Compute the part A, work done by the applied force in 10 seconds. B, work done by friction in 10 seconds. C, work done by the net force on the body in 10 seconds. And D, change in kinetic energy of the body in 10 seconds. एक ब्लॉक है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और वह बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, विरामावस्था में है शुरू में, और बाद में उस पर 7 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसे मैंने फिगर स्केच कर रिप्रेजेंट किया है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में उस बॉडी जिसका मास 2 kg है और उसे एक टेबल पर रखा गया है. शुरू में बॉडी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u इक्वल टू 0 होगा, और बाद में 7 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई किया गया है. तो चूँकि टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fk इक्वल टू म्यू के इंटू एन,
and N is normal reaction of the table balances the weight of the body, which is 2g. Weight of the body is mg. Here mass capital M is 2 kg. So weight of the body is 2g. So normal reaction of the table balances the weight of the body. So the block is in the vertical equilibrium. So only forces acting in the horizontal direction in the horizontal directions on the body are horizontal force 7 Newton and frictional force Fk is equal to mu k into 2g in opposite to the direction of the applied force. We have to calculate the acceleration of the block. So acceleration of the block is using Newton's second law of motion. A is equal to net force acting on the block is capital F minus Fk, which is the frictional force acting between the surface of the body and the horizontal table upon m. So A is equal to F minus Fk upon m. F minus Fk, F is the horizontal force, applied force, which is 7N. 7. Fk is mu k into 2g. Fk is frictional force acting between the body, between the surfaces of the body and the table. So Fk is equal to mu k into 2g. Mu k is 0.1 into 2, g is 9.8 upon m. Mass of the body is 2, that is 7 minus 9.8 into 2 multiplied by 0.1, that is 1.96. मल्टीप्लाई करने के बाद 1.96 upon 2. 7 minus 1.96 is 5.04 upon 2, that is 2.52 meter per second square. This is acceleration of the block. Now we have to calculate the distance covered by the body in 10 seconds using the equation of uniformly accelerated motion, which is s equals to ut plus half at square. So u into t is u is 0. Distance covered by the body on the table in 10 seconds is s is equal to u into t. U is 0, t is 10 plus 1 by 2 into a. Acceleration is 2.52 multiplied by time is 10 square. 10 square is 100 and it will cancel out by 2 in the denominator. So it is 50. So distance covered by the body on the table in 10 seconds is 2.52 multiplied by 50 and it is 126 meter. So distance covered by the body in 10 seconds on the table is 126 meter. Now we have to compute part A, that is work done by the applied force in 10 seconds. Applied force is the horizontal force. Applied force is the horizontal force acting on the body, which is 7 Newton, which is also indicated in the figure, in the diagram. So part A is, solution of part A is work done by the applied force in 10 seconds. W equals to force, applied force F into S. Force is, applied force is 7 Newton and distance covered by the body in 10 seconds is 126 meter. Work done by the applied force is W is equal to 7, F is equal to 7 Newton multiplied by 126 meter, and it is after multiplying 126 by 7, we will obtain 882 joule. 882 joule answer. This is work done by the applied force in 10 seconds. Now part B is work done by friction. Work done by friction or frictional force in 10 seconds. So part B is work done by the friction is Fk is equal to minus, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और बॉडी का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है। तो ये माइनस साइन इज टेकन हेयर, एफ के इजकल टू माइनस म्यू के इंटू एन एंड एन इजकल टू एम जी। normal reaction of the table balances the weight of the body, that is minus mu k into 2g, n equals to mg, mass is 2 kg, so minus mu k into 2g, that is minus mu k is 0.1 multiplied by 2 into g is 9.8. so this is frictional force, and work done by the frictional force is frictional force acting between the block and the body, which is minus 1.96 Newton. So work done by the friction in 10 seconds is W equals to Fk into S, and Fk is minus 1.96 Newton multiplied by distance covered by the block in body in 10 seconds is 126 meter, that is 126 minus 1.96 in multiplied by 1.26. पहले हमने फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ऑब्टेन कर लिया, एफ के इजकल टू माइनस म्यू के इंटू एन, और उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला यूज करके एफ के इंटू वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन 10 सेकेंड इजकल टू एफ के इंटू एस। एफ के का वैल्यू हमने माइनस 1.96 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, और उसके बाद इस फार्मूला में वर्क डन का फार्मूला में एफ के का वैल्यू माइनस 1.96 इंटू एस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकेंड इज 126 मीटर. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 126 and 1.96 we will obtain nearly minus 2 nearly 247. So minus 247 joule. So it is nearly minus 247 joule. Now in part C, work done by the net force in 10 seconds. So net force acting on the block is F minus Fk, applied force 7 Newton, and Fk of frictional force of 1.96 Newton. So difference is F minus Fk is 5.0 Newton. So part C is work done by the net force in 10 seconds. W is equal to capital F minus Fk multiplied by S. कैपिटल F इज 7 न्यूटन एंड माइनस Fk अभी हमने ऑब्टेन किया पार्ट बी में 240. फ्रिक्शनल फोर्स इज 1.96 न्यूटन. सो इट इज 1.96. 7 minus 1.96 multiplied by S, distance covered by the body in 10 seconds is 126 meter, and it is the difference is net force is 7 minus 1.96 F minus Fk equals to 5.04 multiplied by 126. After multiplication we will obtain nearly 635 joule, that is 635.04 joule. If we multiply 126 to 5.06, we will get 635.04 joule, and this is the answer of this part C of the problem 6.2. That is work done by the net force in 10 seconds is 635.04 joule. And finally in part D we have to calculate change in kinetic energy of the body in 10 seconds. By using work energy theorem, change in kinetic energy is equal to work done by the net force. So change in kinetic energy delta K equals to W, work done by the net force
which we have already calculated in part C of this problem, which is 635.04 joule. So it is 635.04 joule. Answer of part D of the problem 6.2, that is change in kinetic energy of the body delta K is equal to work done according to work energy theorem, and work done by the net force is in 10 second is 635.04 joule. So change in kinetic energy delta K is also equal to work done by the net force W, which is 635.04 joule in part C. Now question 6.3, given in figure 6.11 are examples of some potential energy functions in one dimension. The total energy of the particle is indicated by a cross on the ordinate axis, that is on y-axis. In each case, specify the regions, if any, in which the particle cannot be found in the given energy. In figure 6.11a, in the region x is greater than a, here is the position of point A on the x-axis. Potential function is represented along y-axis, that is Vx, and V0 is the potential energy, that is maximum value of potential energy, and E represents total energy is represented by the symbol cross here. So in the region x is greater than a, this is the region x is greater than a, where in which potential energy V0 in the region x is greater than a, V0 is greater than total energy. Potential energy V0 is greater than total energy capital E, which is indicated by the symbol cross along the ordinate axis, that is along the y-axis, along which potential function is represented. So V0 is greater than, since potential V0 is greater than total energy in the region x is greater than a in figures 6.11a. So kinetic energy is negative. We know that total energy E equals to kinetic energy Ke plus potential energy Pe. So kinetic energy Ke is equal to total energy E minus potential energy. So since in the region x is greater than a in figure 6.11a, V0 is that is potential energy is greater than the total energy. So in this case, if potential energy is greater than total energy, then kinetic energy will be negative. So when kinetic energy is negative, the particle cannot exist in that region. So in the region x is greater than a in figure 6.11a, kinetic energy that is particle cannot exist. So answer is particle cannot exist in the region x is greater than a. In the region x is smaller than a, potential energy is 0. But in the region x is greater than a, potential energy V0 is greater than the total energy. So kinetic energy of the particle is negative, and if kinetic energy of the particle is negative, then particle cannot exist. Particle will exist only if the kinetic energy of the particle will be positive. So this is the answer of the first diagram 6.11a, that is in the region x is greater than a, particle cannot exist. Now in figure 6.11b, in each region, that is region O2A, C, CB, BD, etc., as given in the
figure, in each region potential energy V0 is greater than total energy. Total energy is represented by cross. So total energy along y-axis, and the potential energy is also represented along the ordinate axis, that is along y-axis, and total energy is represented by the symbol cross. Total energy को क्रॉस सिंबल से डिनोट किया गया है. तो इस रीजन में देखा जा सकता है कि V0 is greater than E. So the particle will not exist in any of the regions in figure 6.11b given in the problem. So particle cannot exist in any region. In figure 6.1b, answer is particle cannot exist in any of the regions. किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में पार्टिकल की पाए जाने की संभावना नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज निगेटिव. काइनेटिक एनर्जी विल बी निगेटिव इन ईच रीजन बिकॉज V0 इज ग्रेटर देन E in each region. V0 is greater than E, so kinetic energy will be negative, and if kinetic energy is negative, then particle will not exist in that region. In figure 16.11c, between x is equal to 0 to x is equal to a, and x is greater than point B, potential energy V0 is greater than the total energy, which is indicated by the symbol cross. So in this region, that is the region between x is equal to 0 to a, particle will not exist because kinetic energy negative होगा. So particle will not exist. And in the region x is greater than B, kinetic energy is also negative because potential energy V0 is greater than E. So kinetic energy is negative, then particle cannot exist in this region also. That is x is greater than B. Particle cannot exist. और इस रीजन में भी बिटवीन x इज इक्वल टू 0 to a काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है बिकॉज V0 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी. और इस रीजन में भी V0 इज ग्रेटर देन कैपिटल ई टोटल एनर्जी. कैपिटल ई रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी. सो पार्टिकल will not exist in the region between x is equal to 0 to a and x is greater than b. And finally in figure 6.11d, between the region minus b by 2 to a by 2, between the region minus b by 2 and minus a by 2, V0 potential function is greater than the total energy, which is represented by the symbol cross. Total energy is below the potential function V0. So between in the region minus b by 2 to a by 2, that is V0, in this region V0 is greater than E, and also in the region a by 2, between x is equal to a by 2 to b by 2, in this region also V0 is greater than E. So in this region also kinetic energy of the particle will be negative, and the particle will not exist in the region between x is equal to minus b by 2 to a by 2, and also in the region x is equal to a by 2 to b by 2, because in both regions V0 potential function is greater than the total energy. So particle will not exist in this region, not exist between the region x is equal to minus b by 2 to minus a by 2, and also in the region x is equal to a by 2 to b by 2, the particle will not exist. Now problem 6.4, which is the last problem of this video. The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by Vx is equal to kx square upon 2, where k is the force constant of the oscillator. For k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph of potential function Vx versus displacement x is shown in figure 6.12. In the
NCERT textbook, which is plotted here on the board. So that a particle of total energy 1 joule 1 J moving under this potential must turn back as shown in the diagram when it reaches x is equal to plus minus 2 मीटर. एक पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल फंक्शन Vx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिया गया है प्रॉब्लम में, और पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक लीनियर सिंपल स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल फंक्शन Vx वर्सेस डिस्प्लेसमेंट is plotted in figure, is given in figure 6.12 in the textbook. तो यह शो करना है कि जब टोटल एनर्जी पार्टिकल का 1 जूल है, इस पार्टिकल का मोशन इस पोटेंशियल Vx के अंडर हो रहा है, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से और फिक्स पॉइंट से जिसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो उससे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 मीटर तथा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग +2 मीटर मूव करने पर पार्टिकल टर्न बैक होगा, जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है. पार्टिकल यहाँ तक मूव कर फिर यहाँ से बैक हो रहा है, और इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस कर्व पर पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया गया है. पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व पर पार्टिकल यहाँ तक मूव कर फिर यहाँ से रिटर्न बैक होता है. तो यह डिस्प्लेसमेंट प्रूव करना है कि यह इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट यह x इक्वल्स टू ये -2 मीटर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और फिर पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग भी यह डिस्प्लेसमेंट +2 मीटर होगा इस पॉइंट के जहाँ से पार्टिकल रिटर्न बैक होता है. कर्व के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है कर्व पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जहाँ से पार्टिकल टर्न बैक हो रहा है, तो +2 मीटर है पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, और निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग जब डिस्प्लेसमेंट x -2 मीटर है तो पार्टिकल टर्न बैक होगा. तो नाउ टोटल एनर्जी of the particle is given, E capital is equal to 1 joule. Potential energy is given by Vx equals to kx square upon 2, and kinetic energy is of the particle equals to half mv square. We know that total energy capital E equals to potential energy plus kinetic energy. Potential energy is of the particle is given 1/2 kx square plus kinetic energy is half mv square. For the particle to turn back, velocity of the particle at that point will be equal to 0. जहाँ से पार्टिकल टर्न बैक होगा तो वहाँ पर उसका स्पीड 0 हो जाएगा. Therefore total energy of the particle is 1 joule, और 1 joule equals to potential energy is half kx square. K is also given. K is a force constant of the oscillator of the particle performing linear simple harmonic motion. K is 0.5. So putting K is equal to 0.5 into x square. x समय डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑसिलेटर का पार्टिकल का. x is the displacement of the particle from the mean position, equilibrium position, which is x is equal to 0. So it is 1 is equal to 1 total energy equals to 1/2 kx square. K is 0.5 Newton per meter into x square, and plus the particle when the particle turns back, then velocity is 0. So we have second term, kinetic energy term becomes 0. M is the mass of the particle. So we have 1 equals to 1 equals to 1/2 into 0.5 multiplied by x square
and further by cross multiplication it is 0.5 x square equals to 2 into 1, that is 2. So 2 equals to 0.5 into x square, और x square equals to 2 upon 0.5 and it is 20 upon 5. 2 upon 0.5 is 5 is 20 upon 5. 0.5 डिनोमिनेटर में है, तो डिसमल को यहाँ से रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा न्यूमरेटर में. तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 बाई 5, दैट इज 5 इंटू 4 इज 20. So 20 is cancelled out by 5. So it is x square is equal to 4, and we have the required result, that is x is equal to plus minus 2 meter, or x square equals to 4. Therefore x is equal to root under 4, that is plus minus 2 meter. Proved. That is at distances plus 2 meter from the equilibrium position along the positive x-axis and minus 2 meter from the equilibrium position along the negative x-axis, the particle will turn back. So x is equal to plus minus 2 meter, proved. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.